डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी कई ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें आनुवंशिक कारण एक भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, मानसिक विकार से जुड़ी इन सभी बीमारियों का आनुवंशिक होना पाया गया है। लिहाजा यदि आप या फिर आपका कोई अपना इस तरह की मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो इन मानसिक विकारों को गंभीरता से लेते हुए इसका इलाज कराएं। यदि मानसिक स्वास्थ्य विकारों का पारिवारिक इतिहास है तो लक्षणों की शीघ्र पहचान के लिए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि प्रारंभिक उपचार के जरिए बेहतर रोग का निदान सुनिश्चित किया जा सके। अब इसको समझने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। आरोग्य इंडिया से जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद। उन्हीं से आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक बीमारियां कैसे सफर करती हैं। मेंटल इलनेस और जेनेटिक्स का बहुत बड़ा आपस में कोरिलेशन है। इनफैक्ट हमारी ज़्यादातर मानसिक बीमारियां आनुवंशिक रहती हैं। जैसे हम लोग अगर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, इवन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स आनुवंशिक रहते हैं, यानी कि इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा केसेस में पॉजिटिव होती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, तो इसमें परसेंटेज वाइज बताया गया है कि अगर एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस कितने रहते हैं। इसी तरह से अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस 40% तक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको किसी और ऐसे इंसान के साथ जिनको कोई मानसिक बीमारी है उनसे शादी नहीं करनी चाहिए, वरना जो बच्चे में मानसिक बीमारी होने का रिस्क है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। और अगेन मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें कोई मानसिक बीमारी है तो क्या हमारे बच्चे में भी ये हो जाएगी। तो ये कहना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे मैंने बताया कि चांसेस बढ़ते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आपके बच्चे को 100% वो बीमारी होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में जितने ज़्यादा लोग हैं किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित, उतना चांसेस बढ़ जाता है। जितने क्लोज रिलेटिव्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पापा में है, आपके चाचा में है, आपके मदर की साइड में मामा को है, मासी को है, मदर को है, मदर को है, तो इस तरह से चांसेस बढ़ते जाते हैं। जितने नंबर ऑफ क्लोज रिलेटिव्स हैं, जितने क्लोज रिलेटिव्स हैं, जितनी ज़्यादा आपकी जो फैमिली ट्री में इन्वॉल्वमेंट है, उतना ज़्यादा रिस्क ये बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जो भी हमारी मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इवन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति मेंटल इलनेस से जूझ रहा है या फिर जूझ चुका है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार के लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, जब भी हम लोग मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी हिस्ट्री टेकिंग का, क्योंकि ये हमें ना सिर्फ जो भी आपका पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट में गाइड करने में हेल्प करता है, इसके अलावा हम ये भी आगे बता सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए आप एट रिस्क हो, अगर आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स को ये इलनेस है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि आपको अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपने खान पान में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपनी स्लीपिंग शेड्यूल में चेंज करने पड़ेंगे, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क पे हैं उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को कंट्रैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए जो भी ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली में किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पर आप स्ट्रेस्ड आउट फील करो या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो आप उसको इग्नोर करने की जगह उसके लिए अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, और अपने साइकियाट्रिस्ट को आप ज़रूर कंसल्ट करें। मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास पहुँचने का सबसे सही समय क्या है, इसको भी जान लीजिए। अगर हम लोग मानसिक लक्षणों की बात करें कि किस कंडीशन में आपको इस साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका मन उदास सा है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है आपका पहला जैसा फंक्शनिंग हुआ करता था, अब वो फंक्शनिंग वैसा नहीं रहा है, चाहे वो आपके रोज़ के दिनचर्या में हो, चाहे वो आपके आपसी संबंधों में हो, चाहे वो आपके काम के प्रति हो। तो जैसे मैंने बताया, मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, सुसाइडल थॉट्स आना, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, या फिर बड़ी बड़ी बातें करना, नींद कम आना,
या इसके अलावा बार बार हाथ धोना, दिमाग में एक ही विचार बार बार आना, जो कि ओसीडी के लक्षण रहते हैं, बार बार ताला चेक करना, तो इस तरह के लक्षण अगर होते हैं तो या फिर बच्चों में भी कुछ इस तरह की मानसिक समस्याएं रहती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव अगर बच्चा है, और ऑटिज्म के लक्षण जैसे कि आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाना, रेपिटेटिव बिहेवियर शो करना, अलग थलग रहना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। या हमारे बुजुर्गों में अगर भूलने का, स्मृति भ्रंश का समस्या है तो हमें एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।